प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में बिना समय का नुकसान किए आपसे हमारी बात नक्षत्रों पर होने वाली है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें और आपके पास अगर आपकी कुंडली है या फिर आप ये जानते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र कौन-सा है, तो उससे संबंधित एक बहुत ही महान सूत्र है। व्यक्ति की कुंडली में जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि के अंतर्गत जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, क्योंकि नक्षत्र किसी न किसी राशि के अंतर्गत विद्यमान होते हैं, तो आपका जन्म नक्षत्र क्या है? उस नक्षत्र के स्वामी अगर आपकी कुंडली में बलवान होके बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं तो बलवान हो गए, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो गए तो बलवान हो गए, मित्र की राशि में बैठे हैं तो बलवान हो गए, अपने उच्च की राशि में बैठे हैं तो बलवान हो गए, दिशा के बल से युक्त होकर बैठे हैं तो बलवान हो गए और किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं हैं तो बलवान हो गए। अगर ऐसी अवस्था में आपकी कुंडली के चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं और उसका स्वामी ऐसा बैठा है, तो ऐसे लोगों के जीवन में महान राजयोग चाहे कुंडली के एक तरफ सारे बने हों और उनके नक्षत्र का स्वामी अगर बलवान होकर बैठा है, तो जरा भी चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार बता रहा हूँ, इस पे मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, पर चूंकि रिपीट करना भी पड़ता है, इस वजह से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। दूसरा, सबसे बलवान नक्षत्रों की संज्ञा या गणना जब की गई तो उसमें पुष्य और पुनर्वसु दो बलवान नक्षत्र बनकर आते हैं। उसमें पुष्य सर्वाधिक श्रेष्ठ नक्षत्रों की संज्ञा में सबसे पहले, या ये कह सकते हैं कि सबसे बलवान नक्षत्र पुष्य नक्षत्र को माना गया है। तो जिस भी जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और चूंकि इसके स्वामी देवता शनि होते हैं और अगर उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी अतिरिक्त बल के साथ विराजमान हैं, तो ऐसे लोगों का समाज पर प्रभाव मजबूती से पड़ते हुए देखा जाता है। ऐसे लोग सिद्धहस्त होते हैं, राजनीति में बहुत ही ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ने वाले, और इनका कोई शान ही नहीं होता। नक्षत्र की दूसरी बात। तीसरा, अगर आपकी कुंडली में जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह, बहुत ध्यान से समझिएगा, आत्मकारक बहुत ही बलवान ग्रह होता है, तो आपकी कुंडली में वो ग्रह जो सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान है, वो जिस भी नक्षत्र में बैठा है, अगर उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में बलवान या बली होकर बैठा है, तो ये बात 100% आपके ऊपर लागू होगी कि आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है। आपके पास असीमित ऊर्जा है, इसे बनाकर रखने की आवश्यकता और पहचानने की शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। मैंने 3 बातें बताई हैं। आपके जन्म का नक्षत्र कौन-सा है? उस नक्षत्र के स्वामी आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं? दूसरा, अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र अर्थात कर्क राशि में हुआ, विचार करिए कि अगर जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र बना तो उसके स्वामी देवता शनि होते हैं और गुरु जब जन्म कुंडली में शनि से संबंध बना लेते हैं तो ये सबसे बलवान योग कुंडली का बन जाता है, जो नक्षत्रों के कारण बनता है। इस अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, शनि पे गुरु की दृष्टि है या शनि या गुरु एक साथ युति बना के बैठे हों, मान लीजिए कर्क राशि में ही शनि बैठ गए और गुरु भी वहीं बैठ गए, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए पुष्य नक्षत्र के स्वामी देवता शनि होते हैं, आपकी कुंडली में वो उच्च के होके बैठ गए यानी 7 नंबर में, तो ये जो स्थिति बनेगी वो कुंडली को बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान बना देगी। ये दूसरा सिद्धांत था। तीसरा, मैंने कहा आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह कौन-सा है? तो अगर आपकी कुंडली का आत्मकारक शनि बन गए, मंगल बन गए, बुध बन गए या कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का आत्मकारक बनता है, अगर उस आत्मकारक ग्रह, तो आपको देखना है कि उस आत्मकारक ग्रह का नक्षत्र कौन-सा है, वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। अगर उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में बलवान होके बैठा है, तो ये आपको चौतरफा विकसित करने वाला योग बना देता है। मैंने 3 बातें कही थी कि आपको नक्षत्र से संबंधित 3 बातें बताऊँगा। एक बात और भी है जो नक्षत्र से संबंधित है। आपके जीवन की प्रगति का मूल जो रहस्य है वो इस बात पे केंद्रित होता है कि आपकी कुंडली के लग्न में कौन से नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा बन रहा है। मतलब आपका जन्म जिस राशि, जैसे लग्न में हुआ, जो लग्न आपका बना है मेष से लेकर के मीन तक, और जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है उस लग्न में कौन सा नक्षत्र बीत रहा था। मतलब आपका जन्म नक्षत्र क्या है। एक जन्म नक्षत्र की चंद्रमा और दूसरा एक नक्षत्र की आपके जन्म के समय पे
लग्न में जो राशि बन रही थी, उस राशि के अंतर्गत कौन सा नक्षत्र था, उस नक्षत्र के स्वामी देवता अगर आपके लग्नेश के मित्र हो जाते हैं तो कुंडली को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान कर देते हैं। मैंने चौथी बात बताई है, जो नक्षत्र से लेकर के चौथी बात जो है वो आपको, आप ये समझ लीजिए कि जो पहली वाली सिद्धांत मैंने बताया था चंद्रमावाद, कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी अगर बलवान होकर बैठा है तो ठीक उससे ही ज्यादा ये भी बलवान हो जाता है कि आपके लग्न में बन रहे नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली में अगर लग्नेश का मित्र होता है तो अपनी दशा में धन मान पद प्रतिष्ठा यश कुल गौरव गोत्र का नाम रोशन करने वाला जातक को बना देता है। ये चार बातें हैं जो आपके नक्षत्र के बल को बढ़ा देती हैं। कुछ बात, कई बार ऐसा भी होता है जो मुझसे लोग पूछते हैं कि पंडित जी, अगर ग्रह मान लीजिए नक्षत्र का परिवर्तन कर लेते हैं, दो ग्रह आपस में बदल गए, मतलब मैं आपके नक्षत्र में बैठ गया और आप मेरे नक्षत्र में बैठ गए, या परस्पर जो दोनों शत्रु ग्रह हैं शनि और मंगल एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ गए, शनि चित्रा में बैठ गए और मंगल जो है वो पुष्य में बैठ गए, ऐसी कभी स्थिति हो गई, या शनि के नक्षत्र में गुरु बैठ गए, गुरु के नक्षत्र में शनि बैठ गए, तो जब इस तरीके की स्थिति, जब दो शत्रु ग्रह आपस में बना लेते हैं तो वो उस कुंडली के प्रधान मित्र बन जाते हैं। और जब दो शत्रु ग्रह आपस में किसी भी स्थिति के कारण मित्र बन जाते हैं तो ये कुंडली की चारों तरफ से चौतरफा बलवान बनाने वाली स्थिति हो जाती है। ये नक्षत्र की बात है। सामान्यतः हम लोग कई बार सिर्फ ग्रहों को ही देखते हैं। जैसे मैं आज ही किसी की कुंडली देख रहा था, कनाडा में वो व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है, इस वजह से मेरा ये है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होता है, ग्रह भावों से प्रभावित होता है, अपने आसपास के क्षेत्रों से प्रभावित होता हुआ परिणाम करता है। इस वजह से ही ज्योतिष को बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान कहा गया। कहा ना, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की गणना है। त्रुटि सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई हो गई और प्रलय बहुत बड़ी गणना है। इस आधार पर जब आप कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं तो आपको नक्षत्रों का ज्ञान बड़ा आवश्यक होता है रखना। अगर वो छूट रहा है तो आपका फलादेश अधूरा है। इस वजह से ये बात बहुत आवश्यक था, सोचा आप लोगों को बता दूं। तो ये मैंने आप लोगों से एक जो छोटा सा कार्यक्रम था वो नक्षत्र के ऊपर आप लोगों को आपका ध्यान किया जाए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जल्दी ही आप लोगों से मैं वैसे प्रस्तुत होने लगूंगा जैसे मैं होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।